यानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। 50 तक क्वेश्चन हो गए थे, 51 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यानी 52 सेशन हो गए थे इस पेपर के। ये तीसरा पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि पावर सब सर्किट में मैक्सिमम आउटलेट कितनी परमिट होती है। मतलब पावर सर्किट है उसमें और आप कितने आउटपुट ले सकते हैं, यानी कितने पॉइंट आप निकाल सकते हैं वहाँ से। तो मैक्सिमम हमको पता है कि अगर पावर की बात बोला है तो 2 आउटपुट निकलते हैं, यानी कितने के 1500 वाट और 1500 वाट के 2 निकलेंगे, ठीक है। टोटल वोल्टेज कितनी होती है सब सर्किट में, तो सर 3000 वाट होती है। और अगर यही लाइट फैन की बोलता है तो लाइट फैन में कितने पॉइंट होती है, 800 वाट होता है टोटल। और पॉइंट कितनी निकलती है सर, 10 पॉइंट निकलती है। तो इसको याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा मैक्सिमम सर, 2 पॉइंट निकलती है। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि एक 35 SWG कॉपर वाले, पहले तो SWG का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड वायर गेज। बोल रहा है क्या कि एक फ्यूज जिसकी रेटिंग 5 एम्पियर थी और उसमें कितने का तार लगाया गया है, 35 SWG का लगाया गया है, ठीक है। 35 SWG है और उसमें कितने मोड़ लगाए गए हैं, तो 3 मोड़ लगाए गए हैं एक तरीके से। यानी 3 तारों को लेकर 35 SWG का उसी तरह 3 लिए गए और उसको मोड़ कर लगा दिया गया है, ठीक है, पैरेलल टुगेदर। तो उसने पूछा है कितनी करंट जाएगी, ठीक है, कितनी करंट जाएगी। देखो ये 5 एम्पियर जा रही थी ना, सही है। अब ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। जब पैरेलल में लगते तो प्रतिरोध और कम हो जाता है और कितनी गुना बढ़ जाएगी, 3 गुना, क्योंकि 3 गुना प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है। तो जब 3 गुना प्रतिरोध घट जाएगा तो करंट का मान कितना हो जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा। यानी जो टोटल करंट होगा वो कितना होगा, 5 × 3, जो कि हमारा किसके बराबर आएगा, 15 एम्प के बराबर आएगा। सही है, याद रखना। जो 35 SWG होता है, याद रखना, हमेशा 5 एम्पियर के लिए प्रयोग होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि 35 SWG कितने के लिए प्रयोग करेंगे, तो सर 5 एम्पियर के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये जितना अधिक दिया है उतना ही पतला होगा। 36 SWG वाला क्या होगा, सबसे पतला होता है, फिर उससे मोटा 35 SWG और सबसे मोटा 0 SWG का होता है। याद रखना, स्क्रू गेज में, सॉरी स्क्रू गेज बोल रहे, वायर गेज में ऐसा होता है, ठीक है। तो SWG का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्लास ई का इंसुलेशन है, ठीक है। क्लास ई का इंसुलेशन मतलब YAE ने, ठीक है। यानी ये 90 हो गया, 105 और 120, यानी कितने हैं, 120 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो 100 ऐसा कौन सा मटेरियल है जो 120 डिग्री सेल्सियस तक वो झेल सकता है, ठीक है। याद रखना, सिल्क नहीं झेल सकता, माइका नहीं झेल सकता, सिलिकॉन। देखो याद रखना, सिलिकॉन वैसे देखते हो तो कॉपी में लिखा होता है कि सेमीकंडक्टर में बात करें 275 डिग्री तक झेल सकता है, ठीक है। और जो जर्मेनियम होता है हमारा लगभग 160 डिग्री तक झेल सकता है, मगर वो सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे बात करोगे तो जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, वो किसके होते हैं सर, हमारे लेदराइट पेपर के होते हैं, ठीक है, लेदराइट पेपर के होते हैं। याद रखना ये सिलिकॉन जो है एक तरीके से अर्धचालक भी है, मगर पूछा कि इसका इंसुलेटर है, तो या तो सिल्क होगा, या तो माइका होगा, ठीक है, या तो लेदराइट पेपर होंगे, यही 3 में से कोई होगा। तो सबसे अधिक जो होता है 120 डिग्री झेलने के लिए जो सबसे ज़्यादा सहनशील या फिर बोले ज़्यादा उपयुक्त है वो हमारा लेदराइट पेपर है, ठीक है। ये टेम्परेचर याद रखना, सिलिकॉन के लिए 275 और जर्मेनियम के लिए 160, इसलिए एक ये भी फ़ायदा होता है सिलिकॉन यूज़ करने का, ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What should be done to reverse the direction of rotation of a 3-phase इंडक्शन मोटर। यानी आपको 3-phase इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा बदलनी है, तो आप क्या करोगे, तो सर हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो RYB 2 फेज होते हैं, 3 फेज हैं, इनमें से किन्हीं 2 फेज को आपस में बदल देंगे। क्या करेंगे, इनमें से किसी 2 फेज को आपस में बदल देंगे, ठीक है। तीनों को भी फेज में बदल, अगर तीनों फेज बदल देते हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसी स्पीड उसी दिशा में चलता रहेगा। इनमें से इन्हीं 2 को अगर बदल देते हैं फेज को आपस में, ठीक है, RB B R कर दे, बाई को वहीं पर रहने दे,
तो हमारी क्या हो जाएगी, चलने की दिशा क्या हो जाएगी, घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो देखो क्या लिखा है, चेंज एनी टू फेज ऑफ ईच अदर, ठीक है, किसी दो फेजों को आपस में बदल कर। सही है, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तीनों को बदल दिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सही है। अगला क्वेश्चन है कि आपको क्या लिखा है, आपको क्या टेस्ट करना है, अर्थ लीकेज चेक करना है। किससे, ELCB से, यानी अर्थ लीकेज सर्टिफिकेट और रिले से। ठीक है, तो आपका जो रिले का कॉन्टैक्ट है वो कहाँ होगा। तो देखो पहले तो अर्थ चेक करना है, तो पहले तो मेटेलिक बॉडी, यानी जो मेटेलिक बॉडी पे ही अर्थ उतरता है, तो पहले तो मेटेलिक बॉडी होगा। फेज बार से कोई मतलब नहीं, तो इसको काट दो, इसको काट दो। ठीक है, मेटल बॉडी लेते हैं, और ये न्यूट्रल, जब अर्थ लिए हो तो मेटल बॉडी और अर्थ से संपर्क होना चाहिए ना जी। तो क्या करोगे, मेटल बॉडी और अर्थ, जैसे ये मान लो ये हमारा मोटर है। ठीक है, कोई एक्सेस चार्ज अगर अधिकतम मतलब जो क्या लीकेज चार्ज अगर इस पे है, तो क्या करोगे तुम, ग्राउंडिंग करते हो ना। तो क्या करते हो, मेटल बॉडी से अर्थ के बीच में क्या करते हो, उन दो रिले के टर्मिनल को लगाते हो। एक टर्मिनल एक छोर लगा दिए मेटल बॉडी से, दूसरा छोर लगा दिए अर्थ से। सही है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द नंबर ऑफ कॉइल पर फेज क्या होगा। पूछा क्या है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में पर फेज कॉइल की संख्या क्या होगी। कैसे निकालते हो, पर फेज की बात बोलता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन रहता है, क्या होता है, ऐसे दे देता है कि 500 टर्न है। ठीक है, फेज की संख्या कितनी है, 2 है या 3 है। ठीक है, तो पर फेज फेज की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। इसको एक्चुअली 600 कर देते, 600 टन है। ठीक है, पर टन कितना है, फेज निकालना है तो हमको क्या करें, 3 फेज है, 3 से भाग दे देते हैं, काट दिए, कितना आया, 200 आया। यानी पर फेज कॉइल की संख्या कितनी हो गई हमारी, 200 है। ठीक है, तो ऐसे निकलता है टोटल नंबर ऑफ कॉइल बटे टोटल नंबर ऑफ फेज। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें न्यूमेरिकल डायरेक्ट वैल्यू भी देके पूछी जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। The total demand in a month divided by the total number of day in that time period is called। जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक महीने के लिए तुम्हारा जो डिमांड था वो था 3000 वाट लिख दे रहे हैं। वैसे 3 मेगावाट 30 मेगावाट ऐसे लिखता है, हम वाट लिख दे रहे हैं, नॉर्मल यूनिट लेके चल रहे हैं। तो पूछ दिया इसका एवरेज निकालो, तो कैसे करते हो, 3000 बटे कितने दिन तक चला, 1 महीना, यानी महीने का पूछा था तो 30 से भाग दे दिए। ठीक है, 30 गुणे क्या करोगे, 60 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सॉरी 30 गुणे 24 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा घंटे में लिया जाता है। दिन होगा तो उसको घंटे में बदलोगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। तो क्या होता है, अब इसको एवरेज डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एवरेज डिमांड या एवरेज लोड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एवरेज लोड कितना हो जाएगा, कितने दिन में टोटल खर्च हुआ है बटे दिन गुणे घंटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या निकल के आता है, हमेशा एवरेज डिमांड निकल के आता है। सही है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, ये सब क्वेश्चन थे। एवरेज डिमांड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, इसको याद रखना, 1 से कम होती है। चलो आगे देखते हैं। क्या बोला है, जब स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर स्टार से डेल्टा में कनेक्ट होता है तो फेज वोल्टेज कितना होगा। स्टार से किस में बदला है, डेल्टा में बदला है। ठीक है, तो जब डेल्टा में बदलता है तो हमको पता है जो फेज वोल्टेज होता है VPH के बराबर हो जाता है। किसके, VPH के बराबर हो जाता है। हालांकि पावर 1/3 हो जाता है और धारा 1/3 बढ़ जाती है। ठीक है, मगर यहाँ पे अगर लाइन वोल्टेज की बात करेगा तो किसके बराबर होती है, फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, याद रखना। पावर कभी कभी देता है ऐसे करके, तो पावर होता है 1/3 और करंट भी कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, स्टार डेल्टा में रिलेशन। सही है, चलो आगे देखते हैं। जो अंडरग्राउंड कंडुइट पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, ये जो कंसील्ड का मतलब होता है हाइड होता है, हाइड मतलब छिपाना होता है। तो जो अंडरग्राउंड कंडुइट पाइप होती है वो क्या होती है, हमारी छिपी हुई होती है। ठीक है,
तो इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम कंसील्ड डक्ट वायरिंग। कंसील्ड बोल दो या डक्ट वायरिंग बोल दो, ठीक है। तो कंसील्ड मतलब छिपा हुआ वायरिंग या फिर डक्ट वायरिंग, एक ही बात है। तो कंड्यूट पाइप जो अंडरग्राउंड होती है उसको, उसका अन्य नाम कंसील्ड एंड डक्टेड वायरिंग भी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर? कोई दिक्कत नहीं है। स्टेबलाइजर में हम जानते हैं क्या होता है, कट 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 घुमाते रहते हैं, यानी वो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, उसकी टैपिंग को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। एक पे करते हैं वोल्टेज बढ़ा, यानी 3 टर्न ले लिए, 2 पे किए 6 टर्न ले लिए और वोल्टेज बढ़ जाता है, 3 पे बढ़ा दिए 9 टर्न ले लिए और वोल्टेज बढ़ गया, 4 पे कर दिए 12 टर्न हो गया और वोल्टेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो तुम लेवल बढ़ाते हो वो किसके एक्चुअली तुम कर रहे हो, क्या तुम बढ़ा रहे हो? जो टैपिंग है ऑटो ट्रांसफार्मर की उसको बढ़ा रहे हो, क्योंकि टैपिंग बढ़ाओगे तो टर्न की संख्या बढ़ेगी और जहाँ टर्न की संख्या बढ़ती है वहाँ पे वोल्टेज भी, ईएमएफ भी बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर की फ़ायदा क्या होता है सर? कॉपर लॉस कम होता है, दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि जो पावर ट्रांसफ़र होता है वो वैद्युतिक रूप से साथ साथ चुंबकीय रूप से भी बढ़ता है, सही है। चलो आगे देखते हैं। रोटर कंस्ट्रक्शन की, सॉरी क्या बोल रही है मुझे को, क्या क्वेश्चन इसमें कि 3 फेज इंडक्शन मोटर आज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, मतलब जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो बटी होती है, हमको पता है कि सर स्लिप रिंग होता है और स्क्वायर केज होता है, और स्क्वायर केज में भी क्या होता है, सिंगल केज डबल केज। तो ये जो बटा होता है वो किस हिसाब से बटा होता है? तो सर ये हम कुछ और नहीं, रोटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, यानी रोटर किस हिसाब का है, वाइंडिंग वाला है तो स्लिप रिंग बोलते हैं, छड़ लगी होती है तो स्क्वायर केज बोलते हैं, एक छड़ होगी तो सिंगल केज बोलते हैं, और 2 छड़ समानांतर में रोटर पे ही लगी होती है तो डबल केज बोलते हैं। यानी सर रोटर के कंस्ट्रक्शन को देखते हुए हम ये सारी कहानी पढ़ते हैं या बताते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच वन इज सेमीकंडक्टर? निम्न में से कौन एक सेमीकंडक्टर है? तो इसको बताने की जरूरत नहीं, सिलिकॉन होगा, ठीक है। 14 एटॉमिक नंबर होती है। आगे बढ़ते हैं। लीकेज करंट नैनो एम्पियर में होती है। अगला है विच टाइप ऑफ लॉसेस कंसीडर्ड इन कॉपर लॉसेस? कॉपर लॉसेस में यानी जो कि वेरिएबल लॉस होता है हमारा, परिवर्ती लॉस, तो किस लॉस को हम परिवर्ती लॉस में डालते हैं? कोर लॉस तो फिक्स लॉस होता है, जितने भी गतकी होते हैं उसको भी फिक्स लॉस मानते हैं, आयरन लॉस तो फिक्स है। ये जो ब्रश कॉन्टैक्ट रेसिस्टेंस लॉसेज है इसको किस में मानते हैं हम? इसको मानते हैं कॉपर लॉसेज में, यानी इसको भी हम किस में काउंट करते हैं? परिवर्ती लॉसेज या फिर वेरिएबल लॉस, ठीक है, जिसका मान लोड के बदलने से बदल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप बाबू सेशन पसंद आ रहा होगा, तो इसको लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जी, ठीक है। सपोर्ट करो, चैनल को ग्रो कराओ प्लीज़, ठीक है ना। चलो हम एक दिन में मतलब वो गैप नहीं होता है, डेली वीडियो आते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर का और एक टेक्निकल का। और कम्युनिटी पोल पे जो क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर लिखा करो, ठीक है, डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही है, जो इम्पोर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अर्थ मैट? ठीक है, यानी जो अर्थिंग के लिए चटाई करते हैं, चटाई एक्चुअली वो चटाई होती है हमारी धातु की होती है, ठीक है, जीआई वायर या फिर स्टील वायर की होती है। तो उस चटाई का पर्पज़ क्या है, यूज़ क्या है? सिंगल रॉड, ये तो मतलब उसका यूज़ कि बोल दिया कि सिंगल रॉड से बना। वर्क ऑन लो फॉल्ट करेंट, इंक्रीज द ग्राउंड पोटेंशियल, ग्राउंड पोटेंशियल बढ़ा देगा तो अर्थिंग काहे का, पोटेंशियल विभव तुम चाहेंगे शून्य से शून्य रहे ना, तो पोटेंशियल उच्च काहे का। अगला देखो, रिड्यूस द ओवरऑल ग्राउंड रेसिस्टेंस, यानी हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस, ग्राउंड का रेसिस्टेंस घटाने से क्या होगा, हल्की से हल्की भी करंट रहेगी तो क्या हो जाएगा, वो अर्थ में चली जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि रेसिस्टेंस जितना कम से कम रहेगा उतना अच्छी बात होती है ग्राउंडिंग के लिए, इसलिए वो क्या करता है, ओवरऑल जो ग्राउंड का रेसिस्टेंस है उसको कम कर देता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर का ईएमएफ समीकरण क्या होगा? हमको पता है कि ईएमएफ की बात करें यानी ईजी बराबर होता है, तो ईजी बराबर होता है पी हाई जेड एन
अपॉन 60A, ठीक है। अब इस पर ये भी डिपेंड करता है कि लैप बाउंड है कि वेव बाउंड है। अगर लैप बाउंड होता है तो A बराबर P लिख देते हैं, और वेव बाउंड होता है तो A बराबर 2 लिख देते हैं। तो इस पर भी मैटर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, P5Zn अपॉन 60A, सही है। अगर बैक EMF की बोलता है तो बस यहाँ पे EB लगा देते हैं और कोई फर्क नहीं आता है, सही है, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं, सेम दिशा में उत्पन्न होते हैं। चलो अगला देखो, विच इज मेकिंग अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर रेडियो एक्टिव फिजन इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी हम जानते हैं कि न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र में रेडियो एक्टिव यानी रेडियो सक्रिय क्या होता है, विखंडन होता है। उस जिसके कारण क्या होता है, रेडिएशन बाहर होता है, जिससे क्या हो सकता है, कैंसर उनसे बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो वो जो रेडिएशन निकलता है उससे हमको कौन प्रोटेक्ट करता है, कौन शील्ड की तरह, यानी कौन कवच का काम करता है, तो वो जो होता है रिएक्टर होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि रिएक्टर में इतनी सारी सुरक्षा के अंदर क्या होता है, कंक्रीट की बनी होती है, उसके अंदर ये रिएक्शन कराया जाता है कि रेडिएशन बाहर ना निकले उसका, ठीक है, और लाइफ को इफेक्ट ना करे। देखिए तुम जापान वाली हार हिरोशिमा नागासाकी वाला क्या हुआ है, आज तक भी डिफेक्ट चल रहा है। तो सबसे बचने के लिए हालांकि कुछ न कुछ बाहर निकल के चले ही आते हैं, ठीक है, वो छुपाए नहीं छुपेगा, सही है ना। चलो अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग द रिजल्टेंट पिच। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा वाक्य है जो रिजल्टेंट पिच को सही से व्याख्यात करता है या फिर परिभाषित करता है। पहला, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड दैट इज कनेक्टेड टू द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट। यानी दो कॉइल साइड के बीच का डिस्टेंस जो कि सेम कम्यूटेटर सेगमेंट पे लगाए गए हैं, ठीक है, तो ये तो नहीं होता है। अगला देखो, थर्ड वाला पढ़ते हैं पहले, द डिस्टेंस बाई विच अ कॉइल एडवांस ऑन द बैक ऑफ द आर्मेचर, ठीक है, वह डिस्टेंस दो आर्मेचर के पक्ष लगाए गए हैं, तो ये भी नहीं होता है। लास्ट देखो, द नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल, ठीक है, तो जो स्लॉट पर पोल होता है ये क्यों रिजल्टेंट पिच नहीं होता, ये हमारा क्या होता है, पोल पिच होता है, ठीक है। और ये रिजल्टेंट की बात बोला है, तो ये देखो, द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन द बिगनिंग ऑफ वन कॉइल एंड द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉइल। यानी रिजल्टेंट पिच क्या होता है कि द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर का एक पहला सिरा जो कि स्टार्टिंग वाला सिरा है, और दूसरे कॉइल का जो स्टार्टिंग सिरा होता है उसका पहला भाग, ठीक है, पहला चालक, इन दोनों के बीच की दूरी। यानी ये देखो, सिंपल भाषा में ये बोल रहा है, ऐसे है, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो पहले वाले का पहला सिरा, और ये देखो दूसरा कॉइल स्टार्ट हुआ है ना, तो यहाँ किसके बीच की दूरी, ये जो होती है हमारी क्या होती है, रिजल्टेंट पिच होती है। तो वही ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो होती है हमारी क्या होती है, फ्रंट पिच, और ये क्या होती है हमारी बैक पिच होती है, सही है। चलो आगे देखो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर देखो, कुछ एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे, जैसे तुमको पूछता है फेरस का पूछ लेगा, एल्युमिनियम पूछता है, फास्फोरस, जर्मेनियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, पोलोनियम, ये सब का पूछता है। ये पूछेगा होता थोरियम में कौन सा मेटल यूज़ होता है, क्योंकि थोरियम में बहुत सारे उसके अवरूप होते हैं, तो कौन सा वाले का प्रयोग होता है, ठीक है, जिसको समस्थानिक बोलते हो ना, कौन सा प्रयोग करोगे, वो सब चीज़। मगर यहाँ पे यूरेनियम देखो, तो यूरेनियम का कितना होता है, 92 होता है, कितना होता है, 92 एटॉमिक नंबर होता है। यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी होगी, 92, और प्रोटॉन की भी संख्या कितनी होगी, 92 ही होती है, सही है, याद रखना। चलो ये प्रोटॉन है। चलो आगे देखते हैं, क्या बोला है कि एक गोडाउन लाइटिंग वायरिंग करनी है, यानी गोडाउन की क्या करनी है, वायरिंग करनी है। तुम कितने लैंपों को एक सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच और 3 सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच से कवर कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो देखो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो है और 3 पोल डबल थ्रो, इससे तुम टोटल 4 लैंप को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जो कि टनल वायरिंग में अधिकतर होता है या गोडाउन वायरिंग में भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो तो क्या दिया, 4 कहीं दिया, हाँ, ऑप्शन नंबर ए 4 सही हो जाएगा, सही है, इसको याद रखें। देखो ये सब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हो पूछा गया है, और लेवल देख लो किस टाइप का है, उसे आपसे तैयारी करनी है। चलो, कॉइल स्पैन किसको बोलते हैं,
या कॉइल पिच की ही बात कर लो, ठीक है। द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर बिटवीन बिगिनिंग ऑफ द कोल और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट कॉइल, नहीं ये तो हमारा क्या था, रिजल्टेंट पिच था, तो ये तो होगा नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड दैट इज कनेक्टेड इन द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट, नहीं ये नहीं होता है। अगला, द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड ऑफ अ कॉइल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट, हाँ यही होता है कॉइल स्पैन। कॉइल स्पैन यही होता है ना, ऐसे ऐसे बना होता है, ऐसे 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 ऐसे, इसी को कॉइल पिच बोलते हो, कॉइल स्पैन बोलते हो, या फिर पोल पिच बोलते हो। किसके लिए, फुल पिच वाइंडिंग के लिए, शॉर्ट पिच वाले के लिए अलग होता है। तो ये देखो, ये जो पोल के स्लॉट कटे होते हैं इसी के बीच में आता है ना, ठीक है। और जब शॉर्ट होता है तो क्या होता है, यहीं से कहीं से कट जाता है पोल के पहले ही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा सर, सही आंसर हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल साइड ऑफ अ कॉइल मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट, सही है। यानी जो जो पोल के दो स्लॉट होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, वही हमारी क्या होती है, कॉइल स्पैन होती है। या दोनों बराबर है, फुल पिच है तो उसी के बराबर हो जाती है, क्योंकि फुल पिच का पिच में बात करो तो पोल पिच और कॉइल पिच दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू 180 डिग्री होती है और दोनों का मान एक होता है, सही है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन पूछेगा और आना चाहिए, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, BLV sin थीटा, हो सकता है इस बार भी छापे, मान बदल देगा। चलो किसकी बात बोला है, इंड्यूस EMF की बात बोला है, ठीक है। अच्छा जब कभी साइन थीटा ऐसा फलाना ढिमकाना ना दे, ठीक है, जब साइन थीटा फलाना ढिमकाना ऐसा ना दे तो इसको हमेशा क्या मान लिया करो, 1 मान लिया करो, ठीक है, इसको 1 मान लिया करो। यानी क्या हुआ, अधिकतम प्लस कट रहा है, यानी साइन 90 कट रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। बी की वैल्यू दी हुई है टेस्ला, हाँ सर 2.5 दी हुई है। एल की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर एल की वैल्यू दी हुई है 1/10। भी की वैल्यू दी हुई है, हाँ सर 5 मीटर पर सेकेंड है। इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 मीटर है। ये 2.5 को हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं, हाँ 10 यहीं पे लिख देते हैं। चलो 25 कितना हो गया, तो सर 25 हमारा हो गया 125 बटे कितना है सर 100 है, हटाओगे तो कितना आएगा 1.25, यहाँ पे 1.25 हमारा सही आंसर हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंसुलेटर इज जनरली यूज इन द टर्मिनेटिंग ऑन कॉर्नर पोल्स ऑफ अ मीडियम वोल्टेज लाइन ओनली। अच्छा जब कॉर्नर पे कहीं शार्प कट टर्न चाहिए होता है या फिर वहाँ पे पोल ख़त्म होने वाली होती है, तो लास्ट वाला जो इंसुलेटर होता है वो कौन सा होता है, इंसुलेटर ही पूछा है ना, हाँ इंसुलेटर पूछा है। देखो पिन क्या होता है सर, पिन का प्रयोग करते हैं हम 33 kV तक के लिए, ठीक है। डिस्क कितना होता है, तुम्हारी जहाँ तक सोच जाती है 400 kV, या कभी कभी 760 kV देगा तो वहाँ तक मारोगे, या 132 kV दिया है तो वो भी मारोगे, ठीक है। स्टे इंसुलेटर क्या होता है, स्टे इंसुलेटर को एक इंसुलेटर ही बोलते हैं, जो पोल के मान लो ये लास्ट वाला पोल है तो ये नीचे जो ऐसे खंभे पे खींच के लगाते हो, ये जो अंडे आकार का होता है एक इंसुलेटर ही बोलते हैं, ये लग जाएगा। अभी जो साइकिल टाइप है, साइकिल टाइप छोटा रूप होता है, ठीक है, जब बड़ा जाता है तो वो स्ट्रेन टाइप हो जाता है, ठीक है। तो साइकिल छोटे वोल्टेज के लिए और स्ट्रेन जो होता है बड़े वोल्टेज के लिए होता है, तो यहाँ पे साइकिल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, साइकिल टाइप। चलो आगे देखते हैं। एज कंपेरिजन विद एयर द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ SF6 कितनी होती है, हाँ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, याद रखना क्वेश्चन पूछता है किसके कारण, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, इसलिए क्या होता है 2 से 3 गुना ज़्यादा एयर से अच्छा होता है इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, हवा से 2-3 गुना अच्छा होता है, तो बहुत अच्छी बात है, सही है, याद रखना इसको। चलो आगे देखते हैं। विच टाइप ऑफ डायोड रेगुलेटिंग द वोल्टेज ऑफ पर्टिकुलर करंट, अच्छा वोल्टेज रेगुलेट कराना है, और वोल्टेज रेगुलेट जहाँ भी कराना है, वोल्टेज नियमन जहाँ भी कराना होता है हमारा एक ही आता है, कौन, जेनर डायोड, ठीक है। जेनर डायोड यानी रिवर्स बायस, ठीक है। जेनर डायोड मतलब हाईली डोपिंग, ये सब सारी चीज़ें याद रखना, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। बाबू सेशन पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल पर पहली बार होगा तो कर जरूर लेना, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं। यूजुअली द टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन सिस्टम
ट्रांसमिशन की बात बोला है, अधिकतर जो ट्रांसमिशन हम लोग करते हैं कैसा होता है, 3 फेज 3 वायर होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, 3 फेज 4 वायर हो जाता है, ठीक है, याद रखना, सही है ना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 फेज 3 वायर होता है, जो कि किसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, करेंट रेटिंग के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, सही है, याद रखना है इसको। चलो, आई होप बाबू सेशन पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, चैनल गुरु कोला। और कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला जाए तो उसका आंसर जरूर दिया करो, ठीक है। और शाम को कंप्यूटर क्लास होती है उसको भी देखा करो लाइव, ठीक है, मतलब वो क्वेश्चन होते हैं, सही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।